नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस करेंट चर्चा के एपिसोड में। आइए देखते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ लेना चाहिए था। 9 अगस्त है, अखबार में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं, उसको हम लोग को देखना चाहिए। कई बार हम लोग यूपीएससी के लिए डिसाइफर अगल-बगल से भी करते हैं। आइए देखते हैं कि आज क्या था। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप बेहतर हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, पर शायद हो सकता है कि एफर्ट्स ज़्यादा हों या जो भी हो, बहुत नहीं हो पा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक बहुत बड़ी बात आज आपको बताना चाहेंगे, पॉजिटिविटी है आपके लिए। क्षमा वशीकृत त्रिलोके। आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है जिससे आप दूसरों को वश में कर सकते हैं और उस पावर का नाम है क्षमा करने की शक्ति। अगर आप सामने वाले को क्षमा कर देंगे तो वो कहीं न कहीं आपसे अटैच हो जाएगा। आप उसको अपने वश में कर सकते हैं। वश का करने का ये मतलब नहीं है कि जो बोलेंगे वो करेगा, पर आपकी तरफ वो थोड़ा-सा झुकाव बना लेगा। तो क्षमा करने की शक्ति हर किसी में होती नहीं है। अगर आप रखते हैं अपने अंदर, तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू वन्स अगेन। आपको कुछ चीज़ें बता दें, 15 अगस्त आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप लर्निंग में भी फ्रीडम पाएँ, फ्रीडम टू सक्सीड। अब जो हमारा सब्सक्रिप्शन हम आपको देना चाह रहे हैं, तो पर मंथ अगर आप निकालेंगे उसको, तो 1250 पर मंथ पे आपको मिल जाएगा। जिसमें आपको सारे जीएस टेस्ट सीरीज़ के कोर्सेज़ अक्रॉस द बैचेस आपको अवेलेबल रहते हैं। आप एक बैच में जुड़कर सब बैचेस में घूम सकते हैं, जो मन है वो पढ़ सकते हैं। सीएमसी कोड है जिसको आपको इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करके आपको बेहतरीन ऑफर ही मिल जाएगा। आपको बता दें कि ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑलरेडी चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं एंड देयर आर अदर ऑप्शनल्स लाइक वी हैव एंथ्रो, वी हैव सोशियोलॉजी, वी हैव पीएसआईआर, हिस्ट्री, पबैट सब है हमारे यहाँ, मैथ्स है। आप जुड़ सकते हैं और आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चैंपियनशिप हो रही है आपके लिए, टेस्ट सीरीज टाइप का है और ये चैंपियनशिप में आपको एक टेस्ट देना है जिसमें कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। स्कॉलरशिप टू मे बी अप टू 90% तक आपको मिल सकता है एंड यू आर गोइंग टू हैव दिस ऑनलाइन। बहुत कुछ जीतने को आपको मिलेगा। 11 बजे और शाम में 5 बजे होगा 11 अगस्त को, आप दीजिएगा जरूर। और यहाँ से जो स्कॉलरशिप मिले आप उसको सब्सक्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। सीएमसी कोड लगाइएगा और आपको ये बेहतरीन यहाँ पे भी ऑफर मिलेगा। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। हाँ, हिस्ट्री भी है, आप वो भी देख सकते हैं। वी हैव हिस्ट्री ऑल्सो। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप हाँ, 6 महीने का भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं। और आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड तो आप एक बार हमें रीच आउट कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है चंद्रमौली एसआईआर, इस पे आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर दीजिएगा। इसमें से ढूँढ के हम आपको बता देंगे कैसे करना है। यूनुस लेड बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट स्worn इन। इंडिया बांग्लादेश का एक सुबह-सुबह का न्यूज़ है। अब यहाँ पे हमें पता है कि अभी ऐसा कुछ खास नहीं है। मोहम्मद यूनुस को वहाँ का लीडर बनाया गया इंटरिम गवर्नमेंट का और अब वो लीड कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि इलेक्शंस जल्दी ही कराया जाएगा और फिलहाल ये ग्रामीण बैंक के एक बहुत अच्छे रचयिता के तौर पे जाने जाते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है बांग्लादेश में। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि चलिए कम से कम एक तरह से बन गया है। अब इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है, कैबिनेट वहाँ पे स्वर्न इन कर चुका है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये उम्मीद की और ये यहाँ से आशंका और होप बोला कि सर आप वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि हिंदूज़ हैं, उनके लिए भी सोचें। उनको वहाँ पे बहुत प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ रही हैं पिछले कुछ दिनों से। आप उनको भी देखें, उनको संरक्षण प्रदान करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे एज़ अ लीडर ऑफ योर इंटरिम गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, देखा जाएगा। अगला टॉपिक आपके लिए, फॉर्मर बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी डाइज। देखिए, हमारा एक्चुअली हम बहुत पॉलिटिकल न्यूज़ को नहीं लेना चाहेंगे, पर मिसलेनियस थीम पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिलती रहती हैं, जो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको एक टर्म देना चाहेंगे। टर्म ये है कि ये बहुत ईमानदार लीडर माने जाते थे और कहा जाता है, एक वर्ड हम आपको देना चाहेंगे, भद्रालोक। भद्रालोक के एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता, लीडर, जेन्युइन, आज तक किसी भी ऐसा इल्जाम इनके ऊपर कभी लगा नहीं और ये डीप रूटेड पॉलिटिक्स करते थे जो जमीनी होती थी। तो एक वर्ड आता था भद्रालोक। भद्रालोक का मतलब होता है भद्र, जैसे भद्र मतलब अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार वाले। तो भद्रलोक एक एलिटिस्ट सोशल क्लास हुआ करता था दैट इमर्ज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस ब्रॉट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में ही धीरे धीरे एक भद्रलोक बनने लगा जो इंटेलिजेंशिया क्लास आएगी।
जो सोशल एलिटिस्ट अपने आप को कहेंगे वो आने वाली है। दिस टर्म भद्रलोक began to be used later for the behaviorally refined people, and first it was used by भवानीचरण बंदोपाध्याय 1787 से 1848 तक था। भवानीचरण बंदोपाध्याय ने इनको पहली बार यूज किया था लिटरेरी वर्क्स में। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को, जो कि सीएम रहे हैं सन 2000 से लेकर 2006 तक, उन्होंने वेस्ट बंगाल की राजनीति में अपने आप को बहुत सक्रिय रखा था। सीपीआई-एम से जुड़े रहे और लेफ्ट की तरफ इनका झुकाव रहता था हमेशा। ये रिफॉर्म चाहते थे, बांग्लादेश में बहुत अलग-अलग तरीके के रिफॉर्म चाहते थे। पर आपको बता दें, ही वाज रूटेड इन द भद्रलोक कम्युनिस्ट आइडिया। ये इतना ज्यादा रूटेड थे कि इनको किसी का छल कपट नहीं दिखता था, छलावा नहीं दिखता था, और इसीलिए फिर ये आगे भी नहीं आ पाए। पर इन्होंने जितना भी रूल किया, इट वाज रियली एडमायर्ड, और बेहतरीन इंसान। भद्रलोक के एक प्रोटैगोनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट पूरे लीडर के एक प्रोटैगोनिस्ट हैं ये। लेफ्ट की तरफ इनका झुकाव हमेशा रहा है, और अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो आप इन चीजों से बस अपना आइडिया बना सकते हैं कि भद्रलोक क्या है। भद्रलोक इज अ सोशल एलिटिस्ट ग्रुप दैट वुड कम अप इन द ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स। और पहली बार जो भद्रलोक को यूज कर रहे हैं वो कौन है? भवानीचरण बंदोपाध्याय 1787-1848। ये अपने लिटरेरी वर्क में यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए ज्योग्राफी के लिए अभी बताते हैं, क्लास के बाद बताते हैं हम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगला थीम आ रहा है, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड इट्स वैल्यू इन एस्टैब्लिशिंग गिल्ट और इनोसेंस। देखिए, आपको ये पता है कि हम सभी का जो डीएनए है वो ऑलमोस्ट बराबर होगा, पर कहीं ना कहीं 0.1% ऐसा आएगा जो चेंज होगा। उसी चेंज में हम चीजों को ढूंढने लगते हैं, तो आइडेंटिकल नहीं होगा, थोड़ा चेंज आएगा। अब डीएनए की बात की जा रही, साइंस टेक्नोलॉजी की बात की जा रही, आइए समझते हैं। आपको एक टर्म देना चाहेंगे। पहला टर्म है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना, इसका मतलब होता है, ये प्रोफेसर एलेक जेफरीज ढूंढते हैं, जब इन्होंने वेरिएशंस डिटेक्ट किया ह्यूमन डीएनए में इन द फॉर्म ऑफ अ मिनी सैटेलाइट। एक ऐसा टेक्निक है दैट साइमल्टेनियसली डिटेक्ट्स लॉट्स ऑफ मिनी सैटेलाइट्स इन द जीनोम टू प्रोड्यूस अ पैटर्न यूनिक टू एन इंडिविजुअल। दिस इज अ डीएनए फिंगरप्रिंट। कुछ मिनी सैटेलाइट्स मतलब रिपीटिशंस इन्होंने ढूंढे कि मेरे डीएनए का अगर आप फिंगरप्रिंटिंग करने जाएंगे, प्रोफाइलिंग करेंगे, तो आपको कुछ अलग तरीके का रिपीटिशन मिलेगा और मेरे पड़ोसी में कुछ और मिलेगा। इसी के आधार पर हम दोनों वैरिड हैं। हमारे में डीएनए सेट्स तो बराबर है, सब कुछ सही लगता है, पर हमारे में वेरिएशन भी है। वो रिपीट्स का वेरिएशन है। लालजी सिंह कहा जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। He developed DNA fingerprinting for crime investigation at the Center for Cellular and Molecular Biology in Hyderabad in 1988। तो लालजी सिंह जी को याद रखिएगा, ये फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत में कहे जाते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंट ढूंढने वाले प्रोफेसर एलेक जेफरीज हैं। 1989 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पहली बार यूज किया गया था केरला पुलिस द्वारा। अब ये छोटी सी कहानी, थोड़ा सा और समझते इसके बारे में। आपको बता दें डीएनए की जो हम बात करें, डीएनए है क्या? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे सेल्स के अंदर में आपको पाया जाएगा। ये एक चेन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म परमानेंट ब्लूप्रिंट्स फॉर लाइफ। अच्छा, इन्हीं के जुड़ने से हमें ट्रेट्स मिलते हैं, इन्हीं के जुड़ने से ये पता चलता है कि हम क्या बनेंगे। These compounds are called as bases, और 4 बेस इनमें जो मेन है वो है एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन। ये लोग पेयर करते हैं एक दूसरे से टू फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एज बेस पेयर। जैसे ए टी के साथ करता है, सी जी के साथ करता है। और हमारे में लगभग 3 बिलियन ऑफ दीज कपल्स आर देयर। द वे दे आर स्ट्रंग टुगेदर, यही सेल को बताता है कि देखो कैसे तुम्हें क्या एक्सप्रेशन देना है। जैसे जैसे मेरा डीएनए का बेस बनता चला जाएगा, वो एक सिग्नल देगा कि तुम्हें अब ये एक्सप्रेस करना है। वो जैसा एक्सप्रेशन होगा वैसे ही हम और आप बन जाएंगे, हम आप बन जाएंगे। द कंप्लीट सेट ऑफ योर कंपाउंड्स इज नोन एज जीनोम। अब मेरा इस पूरे सेट को जो पढ़ता है, मतलब वो मेरा जीनोम पढ़ रहा है। मोर देन 99% ऑफ एवरीवन्स जीनोम इज एग्जैक्टली अलाइक, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेद आएगा जो हमें अलग करता है। उसी भेद में हम डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं। डीएनए एक तरह से बेस है जो हमें बनाने में मदद करता है। आरएनए एक मैसेंजर हो सकता है। आरएनए सिंगल हेलिकल हो सकता है, डबल हेलिकल डबल बॉन्डेड नहीं होता है। आरएनए सिंगल हो सकता है,
और डीएनए में आपका डबल बेस बनाना ही पड़ेगा, मतलब ATCG आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, एक टर्म आया था मिनी सैटेलाइट, ये क्या है देखते हैं आइए। मिनी सैटेलाइट्स आर शॉर्ट सीक्वेंसेस, रिपीटिशंस DNA that show greater variations from one person to the next than other parts of the genome। तो मान लीजिए कि मेरे एक रिपीटिशन ऐसा मिला, फिर ये थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे रिपीट होता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से रिपीट होता है। किसी और का जीनोम आप पढ़ेंगे तो पता चला ऐसे रिपीट हुआ, ऐसे रिपीट हुआ, ऐसे रिपीट हुआ, ऐसे रिपीट हुआ। तो ये हम लोग जो पढ़ते हैं इसको बोला जाता है मिनी सैटेलाइट्स। वी आर ट्राइंग टू स्टडी सम सीक्वेंसेस ऑफ रिपीटेटिव डीएनए बेसिस जो बहुत ज्यादा वेरिएशन करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, इसी के आधार पर हम बताते हैं कि ये डीएनए किसका है। दिस वेरिएशन इज एग्जिबिटेड इन द नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स, जो रिपीटेड नंबर यूनिट्स जो आपका हो रहा है। फर्स्ट मिनी सैटेलाइट डिस्कवर की गई थी 1980 में, जिसके आधार पर फिर फिंगरप्रिंटिंग बनाई जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी के हिसाब से बनती है। आइए, हाँ, कुछ आरएनए होते हैं, कुछ आरएनए वायरस ही होते हैं आपके, कुछ आरएनए वायरस ही होते हैं। अच्छा, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? मॉडर्न डे डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब है एसटीआर एनालिसिस। एसटीआर क्या है? शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, वही जो हमारे बेसिस रिपीट हो रहे हैं उसी को पढ़ने की कोशिश की जा रही है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को पढ़ने की कोशिश की जा रही है। माइक्रो सैटेलाइट्स या शॉर्ट टेंडम रिपीट्स है, जिनको हम पढ़ते हैं शॉर्टर रिलेटिव्स ऑफ मिनी सैटेलाइट्स, यूजुअली 2 to 5 बेस पेयर्स। अब इसमें हमने और छोटा कर लिया अपने स्केल को, अभी हम 60 बेस तक पढ़ सकते थे, अब हमने और छोटा कर लिया। हमने छोटे बेस में देखने की कोशिश की कि कहां पे क्या रिपीटिशन आ रहा है और उसको हम पढ़ते हैं। फिर लाइक मिनी सैटेलाइट्स, they are repeated many times throughout the human genome। for example, TA। तो ये क्या हो रहा है आपका? एडिनाइन और थाइमाइन एक रिपीट में आ रहा है, तो ये रिपीटिशन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस किस में क्या हो रहा है। तो हमारा जो डीएनए बनता है वो मदर फादर दोनों से मिलकर बनता है। इससे जब हम किसी से एनालिसिस करते हैं, तो जैसे कभी सेट करना होता है कि ये प्रूव करना होता है कि ये आप ही का बेटा या बेटी है या नहीं, तो वहां पे काम आता है। क्राइम सीन्स पर जब डीएनए कुछ कलेक्ट किया जाता है, ब्लड में, हेयर्स में या किसी भी चीज में जो बॉडी का पार्ट है, तो उसका डीएनए फिर सीक्वेंस करने लगाया जाता है। डीएनए सीक्वेंस में हमें पता चलता है कि इसका ये रिपीटिशन है, और जो फिर मान लीजिए जिसके खिलाफ चार्ज लगा हुआ है उसका ब्लड लिया जाएगा, उसका कुछ डीएनए का लिया जाएगा, और फिर दोनों को मैच किया जाएगा कि जो रिपीटिशंस उसमें, जो सैंपल मुझे मिले उसमें और जो ये व्यक्ति था इसमें, क्या रिपीटिशन एकदम सेम है। अगर रिपीटिशन सेम होता है तो मतलब यही व्यक्ति है, जो एविडेंस बनाने में काम आता है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गुनहगार को पकड़ सके, और डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे आपके जो भी यहाँ पे चार्ज लगता है उसमें किया जाता है, प्रूव करने के लिए कि हाँ यही गुनहगार है कि नहीं है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और प्रोफाइलिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है, फिर बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। इट इज मोस्टली यूज्ड इन कोर्ट केसेस, जैसे लीगल मैटर कोई हो गया रिलेटेड टू सम डिस्प्यूट, लाइक फिजिकली कनेक्ट अ पीस ऑफ एविडेंस टू अ पर्सन और रूल आउट समवन एज अ सस्पेक्ट। मुझे रूल आउट किसी को करना है एज अ सस्पेक्ट के तौर पे तो मैं कर सकता हूं। पेरेंट्स का प्रूफ करने के लिए, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैच टिश्यूज ऑफ ऑर्गन डोनर्स विद दोज ऑफ पीपल हु नीड ट्रांसप्लांट्स, और कुछ डिजीजेस जो पास डाउन कर दी जाती हैं उसको भी पढ़ने में जीनोम सीक्वेंसिंग मेरी मदद करता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग मेरी बहुत चीजों में मदद कर सकता है। डीएनए प्रोफाइलिंग और फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू सेट योर, हो सकता है फादर मदर का का प्रोजेनी से रिश्ता निकालना। ये लीगल केसेस को सॉल्व कर सकता है, कोई क्रिमिनल केस को सॉल्व कर सकता है कि कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद था या नहीं था, जो सस्पेक्ट है वो वाकई में है या नहीं है। तीसरा, इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मेरा थोड़ा बढ़ता है। कैसे? हम मेडिसिन पे भी वर्क कर रहे हैं इसी को देखकर, कि एक तरीके के जीनोम को कौन सा मेडिसिन सूट कर रहा है, दूसरे तरीके के जीनोम को कौन सा सेट कर रहा है, तो मैं ऐसे मेडिसिन कुछ बनाऊं। ये मेरे वैक्सीनेशन में भी काम आता है, ये मेरे वैक्सीनेशन को बनाने में भी काम आता है। हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो नीचे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये भी मुझे पता चलता है। तो एक तरह से एक बहुत ब्रॉड कवरेज है ये। जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करने निकलते हैं तो बहुत बड़े कवरेज के साथ निकलते हैं। ये है जीनोम सीक्वेंसिंग।
जिससे मुझे काफी चीजों के बारे में पता चलता है। चलेगा? डन डन एवरीवन, आर वी डन? ठीक है। हाँ, डीएनए वर्सेस आरएनए आपका नॉर्मली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। ये सबसे बड़ा आपका जो एक फर्क दिखता है दोनों में, स्ट्रक्चर का जो फर्क दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल रिवोक स्टेटस ऑफ नॉर्वे इन वॉइस टू पैलेस्टीन। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्डर है। हालांकि डायरेक्टली तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी इसमें एक नाम है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने क्या किया, नॉर्वे के जो एम्बेसडर हैं पैलेस्टीन को, उनका स्टेटस बोला कि मैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, मेरी मीटिंग्स में ये नहीं आ सकते। भाई अभी तक वहां पे आपके इजराइल के एम्बेसडर जो नॉर्वे से होंगे, पैलेस्टीन में जो एम्बेसडर है नॉर्वे से वो हैं, मीटिंग्स में इनको भी बुलाया जाता है। पर अब क्या किया इन्होंने, बोला कि नहीं, अब तुम नहीं आ सकते हो। अब अगर ऐसा बोला तो क्यों बोला होगा सोचिए। कहीं ना कहीं परेशानी साफ दिख रही है कि नॉर्वे ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे इनको दिक्कत है। नॉर्वे ने क्या किया, नॉर्वे ने पैलेस्टीन का साथ देने की कोशिश की। एक केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा रहा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा था, जिसमें नॉर्वे ने बोला कि हां जाना चाहिए। दूसरा, वॉर चल रहा है और इजराइल इल्जाम लगा रहा है कि देखो नॉर्वे पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहा है, और चूंकि वो पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहा है, देयर इज अ प्राइस फॉर इट। वो प्राइस क्या है कि मैं आपको नहीं पहचानता। तो नॉर्वे का जो एम्बेसडर है पैलेस्टीन का, उसका जो स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, उसको खारिज कर दिया है इजराइल ने। मतलब अब मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाएगा। जिस पर कि अमेरिका ने बोला कि पागल तो हो ही रखे थे, अब क्या सदमा वदमा भी लग गया है तुमको इजराइल। तो ये पॉइंट इसलिए उठा क्योंकि अमेरिका ने बोला भाई नॉर्वे वो कंट्री है जो इतनी सारी मीटिंग्स करके एक पीस प्रोसेस चालू की है। इतिहास गवाह है कि नॉर्वे में, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक से एक पीस डील साइन हुई थी, जो आज तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं लागू करने का। तुम करना क्या चाह रहे हो? आइए समझते हैं कि कहानी कहां पे रुक रही है, देखते हैं। The United States said that the Israeli move was unhelpful given Norway's history as a facilitator of the secret negotiations with the Palestinians, which led to the Oslo Accords of 1990s. ये देखिए, नॉर्वे में आपको ये ओस्लो दिख रहा होगा, ये ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आपको बता दें ओस्लो कहां पे, ये भी जानने आपके लिए जरूरी है। ये आपका लाई करता है अकर सेल्वा रिवर पर। अकर सेल्वा रिवर पर, किस रिवर पर? अकर सेल्वा रिवर पर। और यहां पे एक फियोर्ड बनता है, फियोर्ड बनता है जो कि ओस्लो फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। ओस्लो फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। यहां से नदी जो निकलती है वो अकेरसेल्वा रिवर है। हालांकि बहुत लंबी तो नहीं है, 8 किलोमीटर की लंबी नदी है, जिसमें कि कुछ वाटरफॉल है, कुछ स्विमिंग पूल्स टाइप बनते हैं, कुछ ऐसी नॉर्मल आपका एरिया बनता है। पर फिर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए बनता है। ये है आपका ओस्लो। यहां पे एक वर्ड आया, ओस्लो कहां पे है याद रखिएगा, ये मेरा अकरसेल्वा रिवर पे है। दूसरा क्वेश्चन, फियोर्ड क्या है? व्हाट आर फियोर्ड्स? फियोर्ड्स आर इरोजनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, जो ग्लेशियर के इरोजन की वजह से बनते हैं। एक बार अपना दिमाग यहां ले आइएगा सब लोग। हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं, और ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में अगर मैं इरोजनल की बात कर रहा हूं तो यहां पर बनता है एक फियोर्ड। कैसे बनता है समझिएगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा ये ग्लेशियर रहा होगा, इसका एक भाग टूटकर अलग हो गया और यहां से ऐसे आगे चलने लगा। आगे चलकर ये पानी में डूब जाता है, वहां पे मेल्ट हो जाता है और पानी अपना पूरा आपका छोड़ देता है वहीं पे। तो सेडिमेंट्स इसके छोड़ दिए गए। अब इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया में तो ऐसे कटान बन गई, देखिए ये ऐसा बन गया। अब जब पानी बढ़ेगा, जब पानी सी लेवल बढ़ा होगा, तो पानी पूरा इसके अंदर आ गया होगा, यहां पर इसके अंदर आ गया होगा। यही पानी का अंदर आ जाना, लगता है कि आप माउंटेन्स में अंदर जा रहे हैं पानी के रास्ते। चूंकि वो रास्ता वैली के तौर पर ग्लेशियर ने काट कर बनाया था, आप उसमें अंदर जाते हुए दिखते हैं। उसी को बोलते हैं फियोर्ड्स। उसी को बोलते हैं फियोर्ड्स। इसको लिखते हैं FJORDS, पर पढ़ते हैं इसको फियोर्ड्स। इसको पढ़ा जाता है फियोर्ड्स की तरह। चलेगा एवरीवन? इज इट फाइन? ये फियोर्ड्स हो गया। अब अगला नाम है कि ओस्लो में आखिर हुआ क्या है।
आपको बता दें ओस्लो जाना जाता है पीस अकॉर्ड के लिए, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में। ओस्लो अकॉर्ड्स एक सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स है। 1993 में पहला ओस्लो अकॉर्ड साइन हो रहा है, जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ताकि एक टाइम टेबल तैयार हो सके मिडल ईस्ट के पीस प्रोसेस में। मिडल ईस्ट के पीस प्रोसेस में अरब वर्सेस इजराइल की बात है, ये अरब वर्ल्ड वर्सेस इजराइल की बात है, और यहां पर हम लोग लेके आना चाहते हैं शांति को, तो ओस्लो अकॉर्ड में चालू हुआ। इट प्लान फॉर एन इंटरिम पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट इन गाजा एंड जेरिको इन द वेस्ट बैंक। ओस्लो 2 फिर होता है 1995 में, 1993 में पहला, दूसरा होता है 1995 में। यहां पर बोला गया कि कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम 6 वेस्ट बैंक सिटीज एंड अबाउट 450 टाउन्स, कि आप अपना इजरायली फोर्स हटा लीजिए। एडिशनली पैक्ट सेट अ टाइम टेबल फॉर इलेक्शंस फॉर द पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंटरिम पैक्ट में यह भी बोला गया था कि देखिए लास्ट 5 years while a permanent agreement was finalized, but it has tacitly been rolled down for more than 2 decades। ये 5 साल के लिए बोला गया था, पर इसको धीरे धीरे ले जाकर लगभग 2 डिकेड मतलब 20 साल तक रखा गया है। हाँ, क्वेश्चन ऑफ जेरूसलेम पे यहां पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, was left undecided under the Oslo Accords। क्वेश्चन ऑफ जेरूसलेम वाज अनडिसाइडेड। ये क्वेश्चन आपका पीटी में बनेगा कि क्या ओस्लो अकॉर्ड में जेरूसलेम के ऊपर भी कुछ बोला गया था? याद रखिएगा, नहीं। जेरूसलेम वाज केप्ट आउटसाइड द अकॉर्ड्स व्हेन दे वर डिस्कस्ड। जेरूसलेम को नहीं रखा गया, और जेरूसलेम वो जगह है जहां पर 3 धर्मों का समागम कहा जाता है, कि वहां 3 धर्म आपके आ रहे हैं, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जुडाइज्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए और इस्लाम के लिए। जेरूसलेम को पर बाहर रखा गया था, ओस्लो अकॉर्ड में नहीं रखा गया था। ओस्लो अकॉर्ड यानी का मतलब आपका जेरूसलेम पे कोई भी टिप्पणी नहीं करने वाला, इस बात को याद रखिएगा। कॉफी आउटपुट में भी सिग्निफिकेंटली लोअर। अब देखिए, अब ये सब हमें याद नहीं रखना है कि लोअर है कि ज्यादा है। हाँ, एग्रीकल्चर का थीम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर के थीम में हम पहले आपको एक मैप दिखा दें, जिसको आपको याद हो चुका होगा या हो जाना चाहिए। इंडिया कॉफी मार्केट अगर आप देखेंगे तो मेरे पास साफ एक मैप आता है, जिसमें 2 तरीके की कॉफी भारत में होती है, एक है रोबस्टा, एक है अराबिका। रोबस्टा और अराबिका। रोबस्टा भारत में ज्यादा है, अराबिका कम है। हालांकि आपको बता दें, अगर इनके लैंड की आप बात करेंगे तो लैंड ऑलमोस्ट बराबर है, एक 48.9 है तो एक 51.1 है, बस इतना ही फर्क है। तो ऑलमोस्ट लैंड इनकी ऑलमोस्ट इज सिमिलर, सिमिलर कवरेज है, बस अलग क्या है, रोबस्टा ज्यादा है, अरेबिका कम है। कर्नाटक नंबर 1 प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय केरला, और कर्नाटक आप देख सकते हैं कि इस पूरी एरिया में कॉफी का बेल्ट बना हुआ है। हालांकि आपका कॉफी इधर भी मिलती है, इधर भी मिलती है, पर यहां पे सबसे ज्यादा आपका बड़ा बेल्ट बना हुआ है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में। अब इतना आप समझ चुके हैं तो एक और चीज समझिएगा। मेरे पास एक कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या है? यही सारा टिप्पणी करता है कि इस बार कॉफी बढ़ेगा, इस बार कॉफी नहीं बढ़ेगा। ये क्या है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कॉफी एक्ट 1942, आजादी के पहले का कॉफी एक्ट ऑफ 1942। इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं है। ये कहां पे आपको दिख रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। 33 मेंबर यहां पे होते हैं, चयनित इनका चयन होता है, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। एंड द बोर्ड मेनली फोकसेस इट्स एक्टिविटीज इन द एरियाज ऑफ रिसर्च, एक्सटेंशन, डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस। या ये सारी कहानी करेगा आपका, ताकि कॉफी का प्रमोशन हो सके भारत में। इंपॉर्टेंट बोर्ड है, एक्ट है 1942 का, जिससे इस बॉडी को बनाया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये वर्क कर रही है। आगे बढ़ते आइए। आरबीआई कैन नॉट इग्नोर फूड इन्फ्लेशन। सही बात है, क्यों इग्नोर करेंगे भाई? इकोनॉमिक पॉलिसीज का बात है सर। इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि आपका वैल्यू तो कम हो रहा है, कॉस्ट भले ही बढ़ा पर वैल्यू कम हो रहा है। और आपका इन्फ्लेशन 2 तरीके से नापा जाता है कंट्री में। एक तो हो गया डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स से, और एक हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। इन दोनों को जब आप नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि फूड और वेजिटेबल्स के दाम में अच्छी खासी वृद्धि हो रखी है। हालांकि आपको किसमें पता चलेगा, ये अब हम बताने वाले हैं, सुनिएगा गौर से। आपको बता दें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। डब्ल्यूपीआई की अगर आपसे बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा जो वेटेज है जिसको काउंट किया जाता है, अराउंड 65% इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स।
फ्यूल और पावर अगर आप देखेंगे तो लगभग 15% है, 20% लगभग प्राइमरी आर्टिकल्स हैं आपके। ये होलसेल की बात कर रहा है। पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो कंज्यूमर के आसपास, रिटेलर्स के आसपास कितना पैसा चल रहा है उसको काउंट करेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फूड एंड बेवरेज का जो पूरा ये चंक है वो ऑलमोस्ट 46% है। 10% हाउसिंग को भी देखेगा, लगभग 7% फ्यूल को देखेगा, लगभग 6.5% क्लोथिंग फुटवेयर को देखेगा, 2% पान टोबैको भी लोग खाएंगे और 28% मिसलेनियस होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे फूड एंड बेवरेजेस का प्राइस बढ़ता है तो इसका रिफ्लेक्शन सीपीआई में बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज कवर कर रहा है ये इसका। वेटेज का क्या मतलब होता है सर? आपने एग्जाम दिया होगा बोर्ड्स का, तो आप निकालते थे ना कि आपका बेस्ट ऑफ द 3, बेस्ट ऑफ द 4, या वेटेज आप अगर निकालो कि मैं इतने नंबर का भले ही ये है पर इसका वेटेज इसमें इतना है, वो वेटेज के हिसाब से फूड एंड बेवरेजेस अगर आप सीपीआई में देखते हैं तो 45 से 46% है, जो अगर बढ़ता हुआ दिखता है तो वेटेज चूंकि इसका ज्यादा है, आपको इन्फ्लेशन तुरंत समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। अगर ये नहीं दिखता तो मुझे समझ में नहीं आता। तो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है, देखिएगा। वहां मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ज्यादा है सर, 65% के आसपास है। यहां पर मेरा फूड एंड बेवरेजेस ज्यादा है, वहां मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ज्यादा है, यहां फूड एंड बेवरेजेस ज्यादा है। वहां मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ज्यादा है, यहां पर क्या ज्यादा है? फूड एंड बेवरेजेस। समझ में आता है सबको? चलिए, ये समझ में आता है तो एक और चीज बता दें आपको। दो टर्म हम आपको देना चाहेंगे। दो टर्म का मतलब है कौन सा इन्फ्लेशन। मेरे इन्फ्लेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक है कोर इन्फ्लेशन, एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हमारा आपको बोले कोर इन्फ्लेशन तो आप समझिए कोर मतलब बहुत स्टेबिलिटी की सर बात कर रहे हैं। कोर मतलब बहुत ऐसी चीज जो कोर में है। ये कंसीडर करता है प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्ट आपका ऐसे गुड्स जो कि बहुत तेजी से भागते हैं। ऑयल प्राइसेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब की प्राइसेस बहुत तेजी से भागते हैं, मैं इसको इसमें काउंट नहीं करता हूं। हम इसको हेडलाइन में लेते हैं। हेडलाइन का मतलब होता है मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कमोडिटी सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस which tend to be more volatile। तो हेडलाइन में आपका वोलेटिलिटी वाली चीजें भी आती हैं। यहां पर आपका नो वोलेटिलिटी वाली, मतलब ऐसा वोलेटिलिटी वाली चीजें नहीं आएंगी। फूड एंड एनर्जी के आइटम्स यहां पे नहीं आते, यहां फूड एंड एनर्जी के आइटम्स आते हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम फिलहाल अपना इन्फ्लेशन देखें इकोनॉमी का, और फूड इन्फ्लेशन अगर हम लगा के देखते हैं, तो मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन निकाल रहा हूं। अगर मैं फूड को हटा दूंगा तो मैं कोर इन्फ्लेशन निकालूंगा। तो यही बोला जा रहा है आरबीआई से कि आरबीआई भाई साहब, आप थोड़ा हेडलाइन इन्फ्लेशन भी देखो, क्योंकि फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और चूंकि फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर आप तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, रेट्स आप चेंज कर नहीं रहे हो, पिछले 9 बार से तो आप रेट बराबर रखे हुए हो, तो कहीं ना कहीं ये जो फूड आपके पूरे जो प्राइसेस हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे। वो बढ़ता जा रहा है और ये आपकी वास्तविकता दिख नहीं रही कहीं पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी डिस्कस्ड ऑल्सो एंड शेयर्ड ऑल्सो। चलिए एक बार बस हम ये लिंक डाल दे रहे हैं, शायद ये लिंक हमसे छूट गया है आज। जस्ट लेट मी पुट इट देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? हेडलाइन वर्सेस कोर समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? कोर मींस वेयर आई एम नॉट टेकिंग वोलेटाइल वाला थिंग्स। हेडलाइन मतलब कि मुझे लेना ही है, मुझे वोलेटिलिटी लेना ही है। ये समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये देखिएगा, ये याद रखिएगा कि सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे मैं इन्फ्लेशन निकालता हूं, उसमें फूड एंड बेवरेजेस का चंक 46% है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में 65% क्या है? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का एक चंक बना हुआ है। नो क्लिनिकल ट्रायल फॉर ड्रग्स अप्रूव्ड इन सेलेक्ट नेशंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, आइए देखते हैं। सेंटर ने वेव किया है किसी रिक्वायरमेंट को that if the drugs are approved in US, UK, Japan, Australia, Canada and EU, तो आपका वो अप्रूव्ड है। सेंटर हैज waived the requirement if drugs are approved in US, UK, Japan, Australia, Canada and EU, तो वो अप्रूव्ड है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि आज जब आप इस सदी में रह रहे हैं जहां पर एक से एक वायरस घूम रहे हैं हमारे आसपास, डिजीज बढ़ती जा रही है, अजीब अजीब नाम सामने आ रहे हैं, तो आपको दवाइयां तो चाहिए। तो एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिससे भारत में ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चर्ड या जो ड्रग्स का अवेलेबिलिटी है, और ऐसे ड्रग्स जो भारत के बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं,
उनको हम एक्सेस कर पाएंगे, अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया में वो आ पाएंगे और हम उसको अपने लोकल मार्केट में ला सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया है द रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। हम यहां पे क्लिनिकल ट्रायल नहीं करेंगे अगर आपका ड्रग अप्रूव्ड है यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू में या यूरोपियन यूनियन में, तो हम उसका भारत में क्लिनिकल ट्रायल नहीं करेंगे, हम उसको डायरेक्ट लागू कर देंगे कि आप उसको यूज करिए। इससे क्या होगा, मेरा बाहर का जो ड्रग है और क्लिनिकल में जो समय निकलता है वो बच जाएगा, और हम पहले ही मान लेंगे कि भाई उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल करके ही रखा होगा, तो हमारे यहाँ वो लागू हो सकता है। रूल 101 हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स आया था 2019 का। उसमें लिखा था सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अभी हम बताएंगे कौन है, with approval of the union government may specify by an order the name of the countries from time to time for considering waiver। मतलब और भी कंट्रीज बताई जा सकती हैं। कल को बोला जा सकता है कि भैया देखो ऐसा है, जो नॉर्वे में अप्रूव्ड है वो भी सही है, जो रशिया में अप्रूव्ड है वो भी सही है, ताकि मैं अपना जो एक मार्केट है ड्रग्स का और दवाइयों का जरूरत जो हमें पड़ रहा है उसको हम मीटअप कर सकें। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम आपको देना चाहेंगे जिसका नाम है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑफ इंडिया फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री अंडर द प्रोविजंस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द CDSO। तो ये CDSO को ही हेड करने वाले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा। और ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट ने CDSCO को कुछ जिम्मेदारी दी। क्या? न्यू ड्रग्स का अप्रूवल CDSCO करेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल ये देगा, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ड्रग्स का ये बताएगा, क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स कैसा होना चाहिए ये बताएगा, और कोऑर्डिनेशन करेगा एक्टिविटीज का ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अच्छे खासे काम को CDSCO को करने का पावर दिया जा रहा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट द्वारा। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये बॉडी बना हुआ है हमारे लिए, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल से लेकर अप्रूवल से लेकर सब कुछ ही देख रहा है। Along with state regulators, is jointly responsible for the grant of licenses of certain specialized categories of critical drugs such as blood and blood products, example IV fluids, vaccine, sera या सीरम कोई है अगर, तो मेरे पास एक ऐसा बॉडी है जो कि बहुत मदद कर रहा है। इसने बोला कि हमें अगर कुछ कंट्रीज में चीजें बनी हुई हैं तो आप उसको यहां डायरेक्टली लागू कर दीजिए, उसको अलग से क्लिनिकल ट्रायल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का क्लिनिकल ट्रायल पहले के लिए अप्रूवल मिलेगा, फिर लाइसेंस मिलेगा, फिर लोग सोचेंगे, फिर ऑफिस ऑफिस घुमाएंगे, 5 साल निकल जाएंगे, फिर याद आएगा नहीं नहीं ड्रग तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिर नी जर्क रिएक्शन होगा, फिर यूएस बोलेगा तुम यूज कर लो, इससे अच्छा हम पहले ही यूज कर लें। इससे मेरा समय बच गया, मेरा पैसा बच गया, और हम विश्वास कर रहे हैं ना भाई यूएस में जहर तो पिला नहीं रहे होंगे, तो यूएस अगर अप्रूव किया है, ईयू अगर भी उसको अप्रूव किया है, तो वो तो पहले ही बहुत नखरे वाले देश हैं। हमारे यहाँ तो सिरप, लोग खांसी हो रही तो ऐसी सिरप कोई भी पी लेंगे ठीक हो जाएगा। कई बार पता चला खांसी की सिरप के नाम पे कुछ और ही पी रहे हैं, उससे भी ठीक हो जा रहा है। अब यहाँ से हमारी कोई चीज पहुंचती है यूएस में, यूएस उसको पहले देखता है अपने माइक्रोस्कोप्स में, ये सही में ऐसी चीज है कुछ और चीज है, फिर वो बोलता है नहीं नहीं भारत आपका ये ठीक चीज नहीं लग रहा है, और उसको पी पी के अब ठीक हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उसको करें ही ना, हम उसको करें ही ना। वक्फ विल goes to JPC after an acrimonious debate in लोकसभा। लेजिस्लेचर इंटर आलिया की बात है। देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में हमने आपको बताया था कि जो वक्फ एक्ट है उसको अमेंड करने की बात चल रही है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ऐड कर दिया जाएगा, और वक्फ की जो जमीनें सरकार से क्लैश में है वहां पर DM, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट निर्णय लेंगे कि अब ये किसकी जमीन होगी। ये पहले निर्णय लेने का फैसला ट्रिब्यूनल के पास होता था, पर अब ये फैसला DM लेगा। तो स्वाभाविक सी बात है डिबेट तो होना ही था। अपोजिशन लीडर्स भी अच्छे खासे मूड में बैठे थे और डिबेट हुआ। हालांकि डिबेट से कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकलता है, पर एक चीज निकल कर आई कि अब इस पूरे जो बिल को, ड्राफ्ट को आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को समर्पित कर दो, वो पढ़ेंगे। JPC को समर्पित कर दीजिए। अब क्या है JPC, हमें तो ये पढ़ना पड़ जाएगा। हमने वक्फ बिल के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया, अब हम आपको बताएंगे JPC के बारे में। इसको सुनिएगा बहुत गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल। JPC क्या, सब लोग सुनिएगा। एक एडहॉक कमेटी है। JPC क्या है? एक एडहॉक कमेटी है। एडहॉक मतलब जब मन तब बनेगी, जरूरत पड़ेगी तो बनेगी, जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती है टू कंडक्ट अ थॉरो एग्जामिनेशन
तो माना जाता है कि थॉरो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। ये मेंबर्स जो रखती है वो दोनों हाउसेस से रखे। भाई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है तो दोनों ही मेंबर्स होंगे, दोनों ही से हो गए आपके पास मेंबर्स फ्रॉम इवन द रूलिंग एंड अपोजिशन ऑल्सो, एंड इज चेयर्ड बाय ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। एक बात याद रखिएगा, member of the Lok Sabha is going to chair the joint parliamentary committee. This member will be appointed by the speaker of the Lok Sabha. बाकी के मेंबर्स भी स्पीकर और वहां के चेयरमैन ही करने वाले हैं, पर यहां पर जो लीड करेगा वो लोकसभा का ही होगा। पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है कि कंपोजिशन इसका क्या होना चाहिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ रहा है, देयर इज नो सेट लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब आप चाहें तो 50 मेंबर भी बना लें, आप चाहें तो 5 मेंबर भी बना लें। देयर इज नो सेट लिमिट ऑन टू व्हाट नंबर्स ऑफ मेंबर्स कुड बी देयर। इट इज सोलली द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्लियामेंट एज दे डिसाइड। और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा इसको डिसॉल्व कर दी जाएगी। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, इतनी मेहनत से एक बॉडी बनी और इसने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए। क्या रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है? आपको आधे चीज का जवाब पता ही है। ऐसी कोई भी कमिटी का रिकमेंडेशंस बस एडवाइजरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। पर चूंकि आपका सजेशन दिया गया जेपीसी द्वारा, इसमें मेजॉरिटी ऑफ एमपीज हैं, रूलिंग पार्टी के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, तो लगभग मान ही लिया जाता है। इसके पास अथॉरिटी है, ये गैदर कर सकती है एविडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, पब्लिक बॉडीज, एसोसिएशंस, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा 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 अपनी कैपेसिटी में। बोफोर्स स्कैंडल 1987 में बनाया गया था ये जेपीसी। हर्षद मेहता का जो स्टॉक मार्केट स्कैम था उसमें बनाया गया था। और हाल ही में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर भी जेपीसी बनी थी। तो जेपीसी की एडवाइस माननी है तो मानिए, नहीं तो वो एडवाइजरी बॉडी है, मैंडेटरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये हमारा जेपीसी है और बहुत बार बनाई जा चुकी है, फिर से अब इसको सबमिट किया जाएगा तो फिर से आपकी बनेगी। श्रीलंका नेवी अरेस्ट 32 तमिलनाडु फिशर्स ऑन पोचिंग चार्ज। देखिए ये कहानी चलती जा रही है, इंडिया नेबरहुड की बात है। आपको पता है कि कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग नहीं बदल पा रहे हैं, और आइए समझते हैं कि वो क्या है। अगर आज आप हमारे पुराने रिश्तों को देखने बैठे तो हम आपको बता दें 1974 के पहले तक, इसके पहले तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ करता था। पर 1974 में एक अग्रीमेंट साइन होता है। इस अग्रीमेंट के हिसाब से अपनी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज बना लीजिए, अपना अपना आप लाइन बना लीजिए, बाउंड्री बना लीजिए, बॉर्डर बना लीजिए पानी में, और इसके बाद से इशू चालू हो जाता है होना। इशू बिगिंस। ये इशू इतना बढ़ जाता है कि लगभग आज आप अगर 2009 की बात करें, 2009 आते आते जब एलटीटी पूरा आपका खत्म हो जाता है, तो इतना सक्रिय हो जाता है कि वहां की जो नेवी है श्रीलंका की, उसको कोई अब काम नहीं दिख रहा है। वो क्या करेगी? वो हमारे फिशरमैन को ही पकड़ने घूमती रहती है। पिछले हफ्ते एक फिशरमैन हमारे वहीं पे ड्राउनिंग के कारण मर भी गए। कल 32 लोगों को पकड़ लिया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर कब तक, और ऐसा क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि बाउंड्रीज लोगों के बिहेवियर में नहीं आती। बिहेवियर में बाउंड्री जल्दी नहीं आती हैं, और पानी पे, वाटर में बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल है। ये बात और है कि आप जीपीएस के माध्यम से दिखा देते हो कि देखो अब आप कहीं घुस रहे हो, बट अगर आप उसको वाटर बाउंड्री नहीं बनाओगे तो लोगों को क्या पता। और उनका बिहेवियर है कि भाई फिशिंग तो करनी है, फिशिंग कम्युनिटी को फिशिंग करनी है। श्रीलंका मना करता है कि देखो हमारे यहाँ ट्रॉलर्स नहीं आएंगे, हमारे यहाँ ट्रॉलर्स नहीं आएंगे जो नीचे से पूरा नेट बिछा कर आते हैं और पूरी मछली खींच लेते हैं। उन्होंने मना किया ट्रॉलर्स मेरे यहाँ नहीं आएंगे। ट्रॉलर्स क्या, आप तो ये बोल रहे हैं कि आप इस बॉर्डर में आके कर ही नहीं सकते हो फिशिंग। तो जैसे हमारा जो मान लीजिए मैरीटाइम बॉर्डर है, वो ऐसा बीच में डिसाइड हुआ। ये डिसाइड होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज द्वारा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज द्वारा डिसाइड होता है। ये कन्वेंशन 1982 का है। 1982 का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज। उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि देखो बीच में ये आपका मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको आप पार नहीं करोगे, इधर मेरा टेरिटरी, उधर आपका टेरिटरी। फिशरमैन बोले अच्छा हम तो जाएंगे। हमें क्या पता भाई, आपके बाउंड्री कहीं थोड़ी ना बनाओ, दीवार बना दो आप, हम नहीं जाएंगे। अब दीवार बन नहीं सकती। तो यही आपका जो यहाँ पे जो इशू चल रहा है, टसल चल रहा है, वो इसी बात का है।
और नेवी को ये चाहिए श्रीलंका की, भाई थोड़ा सा कंसिडरेट हो यार, कौन तुम्हारे ऐसा हीरा चांदी रखा है जो हम लोग लेने आ रहे हैं? तो हमारे पास एक जॉइंट जॉइंट ग्रुप बनते हैं, हमारे यहाँ से कुछ जॉइंट ग्रुप बनते हैं जो इन चीजों को ओवरसी कर पाते हैं। अच्छा, एक ओपिनियन हम ये भी देना चाहेंगे वे फॉरवर्ड में, कि एक काम करते हैं, आप आप कुछ ऐसा कर लो कि अगर जो हमारे फिशरमैन आ रहे हैं, आपकी पुलिस खड़ी रहे, आपकी नेवल फोर्स सब खड़े रहे, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हमारे लोग जाएं, अपना फिशिंग करें, और आप जो इक्विपमेंट लाने मना करते हो हम वो लेकर नहीं जाएंगे। हम एक सिंपल सी बोट लेकर जाएंगे, फिशिंग करेंगे, फिशिंग करके आ जाएंगे, और हम बोलेंगे कि आपके भी लोग अगर चाहें तो आप एक फिशिंग करके आ जाओ। इसके लिए एक प्रस्ताव है, जो बॉर्डर बना होगा उस बॉर्डर के आसपास एक बड़ा जोन आप बना दो, इस जोन में आप बोलो फिशिंग अलाउड है, ताकि इनका भी मन रख लिया जाए, आपकी भी नेवी को जो फालतू एफर्ट करना वो ना करे। आप बोलो कि जोन में दोनों के लोग आ सकते हैं। हाँ, इस जोन के अगर बाहर आते हैं तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि आप उनको पकड़ लो, तब आप धर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वो जोन में है, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि बॉर्डर है, तो बॉर्डर को आप बॉर्डर ना बना के एक जोन बना दो कि भाई देखो यहाँ पे फिशिंग हो सकती है, इंडिया वाले कर सकते हैं या श्रीलंका वाले कर लेंगे, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, हम करने देंगे उनको, बस आप एक जोन बना दो। तो जोनेशन किया जा सकता है, ये एक अच्छा ओपिनियन है जो हम आपको देना चाहेंगे, जोनेशन बन सकता है। तो एक ये भी ओपिनियन हो सकता है कि काम करो, आप किसी थर्ड पार्टी को ले आओ जो कि अरेस्ट वरेस्ट ना करे और बस मॉनिटर करे चीजों को, हम भी पैसा दे देंगे, आप भी पैसा दे दो, मॉनिटर करते रहेंगे और हमारा फिशिंग बिजनेस चलने दो। तो ये सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, और ये शायद हमारे मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है कि आखिर फिशरमैन रिजॉल्व कैसे हो। तो जोनेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हो सकता है, और मैं वो चीजों को लेकर नहीं जाऊंगा श्रीलंका की तरफ जिससे उसको घबराहट होती है। खैर, ये इशू को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारे फिशरमैन कम्युनिटी बहुत नाराज चल रही, स्ट्राइक पे बैठी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। Why Himalayan towns need a different kind of development? तो ये चाहिए ही होगा, सच्चाई है। आइए देखते हैं। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का मेरा थीम है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का मेरा थीम है कि हिमालयन टाउन्स को अलग तरीके का डेवलपमेंट चाहिए। आइए देखते हैं क्यों चाहिए। अच्छा, आपको बता दें कि हिमालयस के ऊपर यूपीएससी बहुत ऑब्सेस्ड रहता है। तो आप हिमालयस का बात करिए या अपर अपर हिमालयस का बात करिए, कहीं कहीं बात करिए, यहां पर आपके कुछ ना कुछ अर्बनाइजेशन तो हो ही रहा है। अब सवाल है कि इसका अर्बनाइजेशन इज वेरी डिफरेंट, जो आपका अगला या अलग जगह हो रहा है उससे बहुत अलग है। रीजन बीइंग, बहुत फ्रेजाइल एरियाज हैं, यहां पर अर्थक्वेक बहुत हैं, यहां पे फ्लड्स बहुत हैं, यहां पर लैंडस्लाइड्स बहुत हैं, यहां पे एवलांचेस बहुत हैं, बहुत चीजें हैं यहां पर। तो स्वाभाविक सा बात है कि अगर मेरे पास इतनी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं, दीज आर द वल्नरेबिलिटीज दैट आर प्रेजेंट, आई कैन नॉट जस्ट हैव अ माइंडलेस डेवलपमेंट। मैं आंख बंद करके कुछ भी तो नहीं बना सकता यहाँ पे ना, मुझे कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक जैसा तो मैं बना नहीं सकता हूं। तो क्या किया जाए? आपको यहाँ पे जो भी अर्बन होगा, जो भी डेवलपमेंट करना है, विद अ फोकस ऑफ इन्वायरमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने सिटीज बनाने की बात की, आपको सिटीज बनानी पड़ेंगी नेचुरल टाइप की। अगर आप जरा सा आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करोगे यहां पर, हिमालय बनने नहीं देगा। दूसरा, अगर आप यहां बात कर रहे हो कि मुझे एनर्जी की नीड्स है, एनर्जी चाहिए, तो सर जैसा अवेलेबल है नेचुरली वही आप ले पाओ। उससे ज्यादा अगर आप कोशिश करोगे तो हिमालय धसेगा फिर। जोशीमठ, याद करिए जोशीमठ। आप जितना वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करोगे सर, यू आर कॉलिंग डिजास्टर। कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू डिजास्टर है वहां पर। तो मैं अपर हिमालयाज या हिमालयाज में जो अर्बनाइजेशन करना चाहता हूं उसका पैटर्न वो नहीं हो सकता। मैं वहां पे उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन, आपकी डीजल गाड़ियां आप चलाते रहिए दिन रात, आपका ट्रांसपोर्टेशन वैसा हो पाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अलग तरीके का होगा, वेरी डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन। और यही अलग करता है मेरे हिमालयन सिटीज को फ्रॉम अदर सिटीज। आई कैन नॉट अलाउ मच डेंसिटी ऑफ पीपल देयर। मेरा डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दे सकता मैं। मुझे वहां पे टूरिज्म को बहुत रेगुलेटेड रखना पड़ेगा। टूरिज्म मस्ट बी रेगुलेटेड देयर। मैं बहुत ज्यादा नहीं करने दे सकता। और सुनिए, मैं वहां पर अपना लैंड यूज चेंज नहीं करने दे सकता हूं कि फॉरेस्ट आप काट कर अपना घर बना लो, नॉट पॉसिबल एट ऑल।
आप इसको बदलोगे, बाढ़, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स आएंगे ही आएंगे। केरला भी एग्जाम्पल है, उत्तराखंड भी एग्जाम्पल है, हिमाचल प्रदेश भी एग्जाम्पल है। अरे जिस एरिया में क्लाउड बस्ट इतने हो रहे हो, वहां पे आप उम्मीद करिए कि अगर आपने पेड़ों को हटा दिया तो पेड़ हटे तो मिट्टी ढीली हुई, मिट्टी साथ में बहेगी और साथ में सबको लेकर बहेगी। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट हैव डेवलपमेंट इन द सेंस कि मैं वहां का लैंड यूज चेंज करूं। मैं वहां माइनिंग नहीं कर सकता हूं सर। माइनिंग करने का मतलब है यू आर डिस्ट्रॉइंग द होल इकोसिस्टम ऑफ हिमालयस। मैं माइनिंग वहां नहीं कर सकता। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी सवाल आए कि कैसे मेरा हिमालय का सिटी का डेवलपमेंट बाकी से अलग होगा, सर एकदम अलग ही होगा। वहां हम नेचुरल बेस्ड रहेंगे, हमें आर्टिफिशियल चीजें वहां नहीं चाहिए। वी शुड बी नेचुरल बेस्ड है। हाँ, डेवलपमेंट चाहिए पर वो नेचुरल के पास होना चाहिए। चेंज इन बांग्लादेश, चैलेंजेस फॉर इंडिया। अब ये देखिए, इंडिया नेबरहुड का टॉपिक था। बहुत बार हमने आपको बता दिया है, अभी कुछ दिन तो यही सब चलता रहेगा, इसलिए आपको फिर से दिखा देते हैं। इंडिया नेबरहुड का मेरा थीम है फिर से, और बांग्लादेश का बोला जा रहा है कि चेंज इन बांग्लादेश द चैलेंजेस फॉर इंडिया। आइए देखिए कि क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इंडिया बांग्लादेश की जब बात उठेगी तो कुछ चीजें तो बदलती हुई दिखेंगी आपको। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है पहले बॉर्डर। बॉर्डर पर इनफिल्ट्रेशन मुझे रोकना होगा। बॉर्डर के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकदम दुरुस्त है, तैनात है वहां पर। मुझे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, चूंकि बांग्लादेश की स्थिति खराब है, तो मुझे पता है यहां पे स्मगलिंग बढ़ सकती है, यहां पर ट्रैफिकिंग बढ़ सकती है। मुझे इसको रोकना पड़ेगा यूजिंग आवर बीएसएफ एंड अदर फोर्सेस। मुझे रोकना पड़ेगा, तुरंत बढ़ जाएगी सर। मतलब एक पहला मौका मिला इन लोग को ना कि कुछ हो रहा है, ये तुरंत आपके सक्रिय हो जाएंगे और जाके चीजों को खराब कर देंगे। मुझे इसको रोकना ही पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं और क्या होगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन हमारे बीच में बंद है। कहा जा रहा है कि इस अगले बुधवार से चालू हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे डिप्लोमेसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, जो भी सरकार आएगी। आई हैव टू कंटिन्यू माई डिप्लोमेसी विद देम सो दैट आई कैन हैव माई ट्रांसपोर्टेशन रूट्स इफेक्टिव, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी एंगल है। मुझे ट्रेड भी चालू करना पड़ेगा, वहां पे ट्रक्स जाके रुके हुए हैं, तो फिर से वही बात है कि आपको डिप्लोमेसी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो चैलेंजेस तो अभी दिखते हैं, बट आई फील दैट मे बी दिस पर्सन मोहम्मद यूनुस ये थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यूड रखेंगे। कंटिन्यूड नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो कंटिन्यू रखने के लिए डिप्लोमेसी बना के रखनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास वहां पे पीपल टू पीपल कनेक्ट भी अच्छा खासा है। तो हमारे लिए अभी चैलेंज सबसे बड़ा है कि वहां पे जो माइनॉरिटी मतलब हिंदूज हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ किया जा रहा है। मार दिया जा रहा है, होटल फूंक दे रहे हैं, उनके उनकी दुकानों को जला दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के कारण हमें वहां पे एक इमोशनल मैसेज भेजना पड़ेगा कि हम लोग आज से नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं, वी मस्ट बी टुगेदर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे आर्मी के साथ भी अपने रिश्तों को दुरुस्त करना पड़ेगा, या आर्मी को भी अपने को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, वहां की आर्मी को भी कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा कि आप करो, हम आपके साथ हैं, आप मेहनत करो, सही करो, पीस व्यवस्था लाओ, हम आपके साथ हैं। तो फिलहाल चीजें ऊपर नीचे हुई चीजें। अब सबसे बड़ा डर क्या है कि बांग्लादेश किसी दूसरे रास्ते पे ना चला जाए। बांग्लादेश कब चांगलादेश बन जाएगा ये पता नहीं है। बांग्लादेश को चांगलादेश बनने से रोकना है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। वी शुड नॉट अलाउ चाइना टू टेक अनड्यू एडवांटेज हियर। वो कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, और पाकिस्तान का हाथ मतलब चाइना का हाथ। तो ये बांग्लादेश चांगलादेश ना बने, क्योंकि हमारे पास दो केसेस आए ऐसे। म्यांमार चयांमार बन चुका है, म्यांमार चियांमार बन चुका है, मालदीव्स चालदीव्स बन चुका है। अब बारी कहीं इसकी ना हो। अगर इसकी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। सर क्या बांग्लादेश प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो शेख हसीना को? नहीं नहीं नहीं, हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ना हम ऐसा करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। वी हैव दैट हिस्टोरिसिटी, हम ऐसा नहीं करेंगे, ना ऐसा होना चाहिए। तो म्यांमार और मालदीव के रास्ते ना चला जाए कहीं बांग्लादेश, हम लोग यही कोशिश करेंगे चांगलादेश ना बने। इसलिए हमें अपने चैनल्स को ओपन रखने होंगे। चैनल में आपका जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो होते रहना चाहिए। डिप्लोमेटिक मिशन हमारे तैयार रहें। साथ ही में इनफॉर्मल जो हम लोग बातें करते रहते हैं, इनफॉर्मल जो ट्रैक डिप्लोमेसी होती है, वो भी हम लोग को अपनानी पड़ेगी ताकि हम लोग साथ रह सकें।
तो वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड थिंग हैज कम अप, नेबरहुड क्वेश्चन हैज कम अप, वी हैव टू सॉल्व दिस, वी हैव टू सॉल्व दिस। चलेगा? हाँ, खालिदास जिया इज एंटी इंडिया, वो है, बात सच्चाई है। पर हमें पूरा यकीन है कि आप एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्डर में ना कोई परमानेंट दुश्मन है, ना कोई परमानेंट दोस्त है। सबके अपने-अपने इंटरेस्ट हैं और जब जो इंटरेस्ट सामने आता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर इंटरेस्ट होगा कि हम भारत के साथ देंगे तो भारत का साथ मिलेगा। अगर इंटरेस्ट होगा कि नहीं हम चाइना के साथ जाएँगे तो भारत को परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है। पर आज नहीं तो कल ये बात समझ में किसी को भी आ जाएगा कि चाइना का पैसा, चाइना का प्रेजेंस किसी भी कंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का कारण है। चाइना जहां कदम रखेगा, जैसे भी कदम रखेगा, वो बर्बाद कर देगा उस जगह को। ये बात समझनी होगी बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ना पैसा ले सकता है चाइना से, ना कुछ और ले सकता है। अगर लेगा वो तो उसी को दिक्कत आने वाली है आगे चलकर। और भारत को इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि भारत का पड़ोसी है और एक ऐसा पड़ोसी जिसका सबसे बड़ा बॉर्डर आपके साथ लगा हुआ है। आपके नॉर्थ ईस्ट के इतने स्टेट्स उससे टच कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल पूरा टच कर रहा है। आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है? आज के लिए यही लास्ट टॉपिक था हमारा। हम आपको बता दें अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है जीएस में, तो 3 बैचेज़ हैं, अचीवर्स बैच इन इंग्लिश, मंजिल बैच इंग्लिश और शिखर बैच है हिंदी में। आपका ये चालू हो रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। एंड सीएमसी कोड याद रखिएगा जिसको यूज़ करके आप कहीं पे भी एंट्री बना सकते हैं। साथ ही में हमारा यूपीएससी आइकॉनिक फीचर आपके लिए अवेलेबल है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिससे थोड़ा महँगा ज़रूर पड़ता है, पर इसमें आपको ऑफलाइन की भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स हियर इन आइकॉनिक। तो अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आपको सीएमसी कोड पता है और बाकी हमने आपको बता रखा है चंद्रमौली एसआईआर जिससे आप मिलकर जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी। टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ दे दिया जाता है जिसको आप ले सकते हैं वहाँ पर। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और एक ही चीज़ बस बोलेंगे कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर होगा वही सफल होगा। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता खुद आपके पास में आ जाएगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू। प्लस कोर्स प्रोवाइड्स मेंटरशिप। हाँ, मेंटरशिप आपको अलग से नहीं मिलती, आइकॉनिक में मेंटरशिप मिलती है, इसमें मिलती है आपको मेंटरशिप। ठीक है, सो व्हेन यू टेक आइकॉनिक यू गेट मेंटरशिप। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय, बाय।